हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शावेज आलम। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये क्लास हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है। जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत यूजफुल क्लास है। अकाउंट हम आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी छोटे छोटे सेशन होते हैं, तकरीबन 50 से 60 मिनट के। हम टोटल 10 से 12 क्लासेस लगाएंगे ताकि आपका अकाउंटिंग का बेस मजबूत हो जाए। ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है जो लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर कोचिंग या प्रॉपर स्कूल नहीं जा पाए हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है। हम इन सारी क्लासेस में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, जो फाउंडेशन होता है अकाउंट्स का, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स कौन बनाता है। तो हमारा जवाब है, जब भी हम कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा बिजनेस करते हैं तो दोस्तों उसको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होती है। सर अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये बताओ आप हमें। दोस्तों अकाउंट का मतलब है जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को बढ़िया से रिकॉर्ड करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। समझ रहे हैं ना आप? सर हम समझ रहे हैं, मगर ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 आपको एक एक चीज बताऊंगा। ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, अकाउंट्स क्या होता है। पहले आप समझिए जरा आराम से, और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा ध्यान दे रहे होंगे मेरी बातों पे। एक बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल जब वो अपना बिजनेस करता है, सर बिजनेस, अरे भाई देखिए आप घर से निकलते हैं तो आपके यहाँ गली मोहल्लों के अंदर दुकान होती हैं, शॉप्स होती हैं। जैसे कोई बार्बर की शॉप, कोई कन्फेक्शनर, कोई ग्रोसरी मतलब परचून वाला, है ना। ये सब ना डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत सारा सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। तो उन सबको ना वो याद नहीं रख सकते। उनको याद रखने की जगह वो लिख लेते हैं। बस हमें उसे अच्छे से लिखना है। वो अच्छे से जो लिखना है, वो जो सिस्टमेटिक तरीका है, उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो आइए अकाउंट्स में पहला क्या है, लिखते भी चलेंगे हम, साथ में नोट्स भी बनाएंगे अपनी। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को हम अकाउंट्स कहते हैं। अब यहां से एक वर्ड आया, ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। तो एक एक वर्ड सुनते चलिए, मजा आएगा आपको। सर ट्रांजेक्शन में जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई शोरूम है, जूते का शोरूम है, तो शूज हम खरीदते हैं, शूज हम बेचते हैं, अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, वहां का रेंट पे करते हैं शोरूम का, अगर किराए की बिल्डिंग है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम काम करते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो हमारी ये काम है, ये जो पैसे का लेन देन है, इसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। सर अगर हम कोई अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को, सॉरी सर, अपने दोस्त को या किसी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड, उसको कोई हम पार्टी देते हैं या हम उसको कोई गिफ्ट देते हैं, सर वो भी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन तो हर कोई लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। मगर ये भी क्वेश्चन उठता है कि हम अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स में जो हम जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जो आपका बिजनेस है, जो आपका व्यापार है, उससे रिलेटेड अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात? सर हाँ समझ रहे हैं हम। हमें बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये हम आपको आगे भविष्य में बताएंगे रिकॉर्ड होता कैसे है। पहले समझ में तो आए करना क्या है, किस लिए हम अकाउंट्स पढ़ रहे, होगा क्या। तो हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रांजेक्शन का मतलब है कोई दो लोगों के बीच में होने वाली घटना, इवेंट, मगर वो इवेंट बिजनेस या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी पर्सनल है, आपकी डोमेस्टिक है, तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग में इन ट्रांजैक्शंस को कभी जगह नहीं दी जाती, ठीक है। इनको रिकॉर्डिंग नहीं करते हम। रिकॉर्डिंग में जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करेंगे उसमें जो लिखेंगे ना,
वो इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखेंगे। भाई इसको इतना पैसा दिया, इस वर्कर को हमने 5 तारीख को पैसा दिया, इस बिजली का बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसकी हमने पेमेंट करी, रेंट इस दिन पेमेंट किया, इससे इतना पैसा लेना है, इसको देना है, ये हमने कुर्सी तब खरीदी, मेज तब खरीदी, प्रोजेक्टर तब खरीदा, कैमरा तब खरीदा, ये मार्कर कब खरीदा। बिजनेस से रिलेटेड हम जो लिखत पढ़त करेंगे, जो लिखेंगे हम अपने बुक्स में, अभी बुक्स का मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर है, उसमें जो हम लिखेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आप घर में अपना आटा, दाल, चीनी, चावल, कपड़े, जूते, घर का बिजली का बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, घर का रेंट पे कर रहे हैं, बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, वो सब ट्रांजेक्शन पर्सनल हैं, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंट्स में हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? जो बिजनेस या प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन हो। इनको हमारी बुक्स में इन ट्रांजेक्शन्स को जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखी हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इन ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन में 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 पार्टीज होंगी तभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी। जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, आप हमारे यहां पढ़ने आए या आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप हमें फीस पे कर रहे हैं, हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो ये 2 पार्टी हो गई, एक हम और एक आप। तो हम 2 पार्टीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रांजेक्शन मैं खुद ही कर लूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये मोबाइल को बेचने वाला हूं, मैं मोबाइल का शोरूम है, ये मोबाइल बेचता हूं, मैं मैंगो मोबाइल है मेरे पास, ये मैंगो मोबाइल बेचने का मेरा काम है, मेरी कंपनी का नाम है मैंगो। तो मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मैं जब अपने ग्राहक को मोबाइल बेचता हूं तो ये मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो इसमें 2 पार्टी हो गई, एक हमारा शोरूम और एक हमारा कस्टमर। बट ऐसा नहीं कर सकता कि कोई मोबाइल मैं खुद को ही बेच दूं। इसी तरीके से मैं अगर खुद को ही पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई चीज सीख रहा हूं खुद ब खुद, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे यहां स्टाफ काम करता है, वर्कर काम करते हैं, वो काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वो कहते हैं लाओ जी इस मंथ की सैलरी दे दो हमें। मैंने उनको निकाल के, किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 15,000 है, एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने उनको उनकी सैलरी दे दी। जनवरी महीने की सैलरी जनवरी के आखिर में दे दी, फरवरी महीने की सैलरी फेब के आखिर में दे दी। बट मैं खुद पढ़ाता भी हूं यहाँ, तो क्या मैं खुद को भी सैलरी पे कर रहा हूं? नहीं। ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसमें 2 पार्टीज नहीं है। जब 2 पार्टीज होंगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, हमेशा 2 पार्टीज का होना बेहद जरूरी है। 2 पार्टीज नहीं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, एक पार्टी हम, एक आप और एक हम। बट मैं खुद को पेमेंट नहीं कर सकता। एक मेरा स्टाफ जो यहां पे काम करता है वो स्टाफ, और एक हमारा इंस्टीट्यूट उनको पेमेंट करता है। तो एक पार्टी हमारा इंस्टीट्यूट हो गई, एक हमारे वर्कर्स हो गए। बट हम खुद पढ़ा रहे हैं या हम खुद मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो हम खुद को तो सैलरी पे नहीं कर रहे ना। तो खुद को सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, कर तो रहे हैं हम बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यहां पे 2 पार्टीज नहीं है। उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे हैं। सर एक बार और प्लीज समझाओ ये 2 पार्टीज वाली बात। मैं फिर से समझाता हूं। हमारे यहां एक ऑफिस बॉय काम करता है, उसका नाम है महेंद्र। हम महेंद्र को पेमेंट करते हैं हर महीने, जो उनकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज हैं हमारे लिए, जो हमारा वो इंस्टीट्यूट का इतनी देखभाल करते हैं, उसके लिए हम उनको हर महीने पेमेंट करते हैं जो उनकी सैलरी है। तो यहां 2 पार्टीज हो गई, एक हमारा इंस्टीट्यूट और एक हमारे महेंद्र भैया। तो ये 2 पार्टीज हैं, इनके बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन कैसी ट्रांजेक्शन कहलाएगी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैं खुद इस बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता हूं, मैनेजमेंट भी देखता हूं, पढ़ाता भी हूं। तो क्या हर महीने, आप खुद सोच के बताइए, खुद को भी सैलरी देते होंगे? मैं खुद को सैलरी देता हूँ कि भाई ये लाओ, ये 15,000 रुपए मेरे? नहीं, ऐसे तो नहीं करता हूँ ना, क्योंकि यहां पे एक पार्टी है, मैं खुद। तो जब ट्रांजेक्शन 2 पार्टीज के बीच में होती है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। उसी ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इट ऑकर्स बिटवीन 2 पार्टीज। सर एक चीज और बताओ आप हमें कि यहां 2 पार्टीज का मतलब क्या 2 इंडिविजुअल से है, जैसे आप और महेंद्र भैया? सर जैसे हम और आप? नहीं,
यहां पर टू पार्टीज का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो पार्टीज वर्ड है ये बहुत, इसका जो स्कोप है बहुत वाइड है। आगे चलकर आपको क्लासेस में पता चलेगा, मैं हिंट के तौर पर आपको बता देता हूं। ये पार्टीज दो कंपनीज हो सकती हैं, हो सकता है दो कंपनीज के बीच में कोई डीलिंग हो रही हो, कंपनी ए कंपनी बी। हो सकता है दो पार्टनरशिप फर्म हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म हो और एक इंडिविजुअल हो। जैसे आप हमारे यहां क्लास ले रहे हैं, पाठशाला एक कंपनी है या कोई और इंस्टीट्यूट है, वो एक कंपनी है या किसी फर्म से। जैसे सर जरा समझाइए। जैसे एक परचून की दुकान पे आप पहुंचे सामान लेने, ठीक है, एग और ब्रेड लेने पहुंचे सुबह सुबह, तो आप एक इंडिविजुअल है और दुकान पे जो अंकल जी खड़े भैया जी वो भी एक इंडिविजुअल है। दो पार्टीज हैं बट दो इंडिविजुअल हैं। आप रिबॉक का शोरूम में पहुंचे शूज लेने, तो आप तो एक इंडिविजुअल हैं, बट हो सकता है कि जो शोरूम हो वो किसी कंपनी का हो, मतलब किसी कंपनी के अंडर चलता हो वो। तो एक पार्टी कंपनी हो गई और एक आप। तो यहां पार्टीज का मतलब दोबारा समझिए, पार्टीज का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, पार्टीज का मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। तो दो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, अंकल आंटी हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकता है, दो लेडीज हो सकती हैं, दो जेंट्स हो सकते हैं, दो बॉय दो गर्ल्स, दो कंपनीज दो पार्टनरशिप फर्म। तो डीलिंग दो लोगों के बीच में हो, तो ये बात तय हो गई। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्टीज के बीच में होगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस लेटर ऑन। सर अच्छा, हमें एक बात समझ में आ गई, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल यानी कि बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, वही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये दो तरीके की होती हैं, जैसा मैंने अभी समझाया अभी है। एक है मॉनेटरी और एक है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, जैसे मैंने अभी समझाया, महेंद्र भैया यहाँ जॉब करते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ हम उनको पेमेंट करते हैं। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है हमारे इंस्टीट्यूट और महेंद्र भैया के बीच में। आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन या फेस टू फेस आप हमें फीस देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन है हमारे इंस्टीट्यूट के बीच में और आपके बीच में, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। बट मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ का मालिक हूं, ठीक है, और मैं पढ़ाता भी हूं यहाँ पर, मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता हूं, तो क्या मेरा इंस्टीट्यूट मुझे कुछ पेमेंट कर रहा होगा? नहीं, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जनरली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है और यही प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, वेयर मनी इज इन्वॉल्व। इसलिए बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं टीचर कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, भले ही मैं अपने इंस्टीट्यूट से पैसा नहीं ले रहा, बट कर तो रहा हूं मैं बिजनेस एक्टिविटी, चाहे मैं रिकॉर्ड करूं इसको या नहीं करूं, मेरी ये बिजनेस एक्टिविटी है, ऑल दो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई महेंद्र भैया की सर्विसेज जो हमारे ऑफिस बॉय हैं, और जो मेरी सर्विसेज है वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी कि यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और नोट्स बनाते चलें, उम्मीद करता हूं मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व। एग्जाम्पल के तौर पर पाठशाला, ये कंपनी का नाम है, पाठशाला कंपनी मेकिंग पेमेंट टू इट्स स्टाफ। पाठशाला कंपनी अपने स्टाफ को पेमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी टू मिस्टर महेंद्र, और यहां पर एग्जाम्पल सीए शावेद आलम is teaching
in his own institute. ये मेरा नहीं है, ऑल्दो बहुत सारे और टीचर हैं जिनका है, ये मैं अपना समझता हूं इसको। ओन इंस्टीट्यूट, तो मेरी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो है बट मॉनेटरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को कोई पेमेंट नहीं कर रहा। ये कैसी ट्रांजैक्शन है? नॉन मॉनेटरी। इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फोकस हमारा क्या होना चाहिए? अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो मॉनेटरी हो उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? नंबर 1, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होनी चाहिए जिसमें 2 पार्टीज हो, प्लस वो मॉनेटरी होनी चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन हो उसमें। अगर ये दोनों बातें होंगी तो वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट 2। तो दोस्तों हमने पहले 15 मिनट के अंदर ये देखा ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, मॉनेटरी हो, उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे इस समय बताएगा। देखिए कॉन्सेप्ट 2 में जो हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि कोई बिजनेसमैन सबसे ज्यादा किस चीज की ट्रांजैक्शन करता है। तो वो ट्रांजैक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। सर मतलब गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है? देखिए पूरा जो व्यापार है, कॉमर्स है, वो गुड्स और सर्विसेज पर बेस्ड है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक सर्विस है। आप परचून वाले से सामान खरीद के लाते हैं अपने घर में कंजम्पशन के लिए, जैसे वहां से आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, चीनी, चावल, तेल, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब गुड्स है। यानी कि गुड्स वो है जो टेंजिबल हो, जिसको हम छू सकें। सर्विसेज वो है जो इंटेंजिबल है। जैसे आप डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं, वो सर्विसेज हैं। इंजीनियर की सेवा लेते हैं, वो सर्विसेज हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विसेज हैं। आप डीटीसी बस, मेट्रो, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ये सर्विसेज हैं। ठीक, हम आज बात अभी सर्विसेज पे नहीं करने वाले, हम गुड्स पे करेंगे। हम गुड्स पे बात करेंगे। गुड्स क्या चीज होती है? गुड्स दोस्तों GOODS, ये बहुत बार वर्ड आएगा आपके अब अकाउंट्स में, कभी ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। गुड्स, कोई भी ट्रेडर, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी ट्रेडर या कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, बात समझ रहे हैं ना? ट्रेडर या कोई भी मैन्युफैक्चरर जिस आइटम में डीलिंग करता है, जिसकी वो परचेज करता है, सेल करता है, उसको हम गुड्स या सर्विसेज, गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज एक अलग इशू है। तो गुड्स क्या चीज है? जिस आइटम की भी हम सेल परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। आइए एक बार लिख लेते हैं। दोज आइटम्स, सर दोबारा बताओ बेटे, मैं इतनी बार बताऊंगा आपको कि दिमाग में बिठा दूंगा। ठीक है सर, फिर आप बताओ, हमें खुल के बताओ। दोज आइटम्स विच आर परचेज्ड और सोल्ड, बेचे, खरीदे जाएं और बेचे जाएं बाय अ ट्रेडर, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। सर मतलब अभी बताता हूं। ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर को हम एक वर्ड देंगे, बिजनेसमैन। सर ट्रेडर का मतलब जैसे रिबॉक शोरूम, अब ये जूते खरीदता है कंपनी से बने बनाए और फिर आपको बेच देता है। तो इस ट्रेडर के लिए गुड्स हुआ
इस ट्रेडर के लिए गुड्स क्या हुआ? शूज। बट जो जूते बनाने वाली कंपनी है, रिबॉक की फैक्ट्री है, वो जूते थोड़ी खरीदती होगी, वो तो जूते बनाने का मटेरियल खरीदती होगी। मटेरियल टू प्रोड्यूस शूज। तो इनके लिए गुड्स है, एग्जाम्पल के तौर पर रबड़, फैब्रिक कपड़ा जिससे जूते बनते हैं, धागा चाहिए इनको जूते बनाने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लास्टिक लगती है तो वो भी चाहिए जूते बनाने के लिए। तो गुड्स का क्या मतलब है? कोई ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर। सर मतलब, अरे भाई समझो ना, रिबॉक शोरूम वाला ऑनर है। आपने देखा है ना, आप जूता खरीदने गए रिबॉक का, लिबर्टी का, बाटा का, नाइक का, इनके जब जूते आप खरीदने जाते हैं तो वो जूता आपको बना के देता है, उसके पास रखा होता है, सर रखा होता है, हम खरीदते हैं, वो दे देता है। यानी कि वो जूता खरीदता है, शूज खरीदता है और आपको शूज भेज देता है। तो वो ट्रेडर किस चीज में डीलिंग कर रहा है? सर शूज में। तो शूज उसके लिए गुड्स है। मगर जो शूज कंपनी बना रही है, वो शूज बना के फिर आप वो किसको बेचती होगी? वो सर मैन्युफैक्चरर बेचता होगा ट्रेडर को, शोरूम वाले को। तो वो शूज बनाता होगा ना, तो उसके लिए गुड्स क्या है? वो क्या खरीदता होगा? सर वो खरीदता होगा जैसे कपड़ा, फैब्रिक, वो प्लास्टिक खरीदता होगा, वो रबड़ खरीदता होगा, वो धागा खरीदता होगा, उससे फिर शूज बनता होगा ना। तो रिबॉक की फैक्ट्री के लिए गुड्स क्या है? सर जितना भी शूज बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, और जब शूज तैयार कर देता होगा तो वो भी गुड्स है। सर मतलब नहीं समझे हम, दोबारा सुनते हैं। देखो, रिबॉक की फैक्ट्री ने कपड़ा खरीदा यानी कि फैब्रिक, थ्रेड खरीदा, प्लास्टिक खरीदा, रबड़ खरीदा। ये जो सब उसने खरीदारी करी ना, ये गुड्स है रिबॉक की फैक्ट्री के लिए। फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग करके जूता बना दिया, ये भी गुड्स है, क्योंकि उसका सेल परचेज उसने किया, रबड़, प्लास्टिक, फैब्रिक। बेचा क्या उसने? सर जूता। किसको बेचा? हमें नहीं बेचा, शोरूम वाले को बेचा, है ना भाई। रिबॉक फैक्ट्री ने शोरूम को बेचेगा और शोरूम आपको बेचेगा। तो रिबॉक फैक्ट्री वाले ने शोरूम को बेच दिया। तो रिबॉक फैक्ट्री खरीदता क्या है? ये मटेरियल। बेचता क्या है? शूज। जो खरीदेगा वो भी गुड्स है और जो बेच रहा है वो भी गुड्स है, क्योंकि हमने लिखा है वो आइटम्स जो परचेज और सेल किए जाएं, यानी खरीदे या बेचे जाएं। अच्छा, ट्रेडर ने क्या खरीदा? ट्रेडर ने जूता खरीदा, जूता बेचा, तो ट्रेडर के लिए जूता ही यानी कि शूज ही गुड्स है। बट मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स दो चीजें हैं, एक मटेरियल शूज बनाने वाला और दूसरा शूज जो उसने बेचा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स क्या है वो समझ में आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो गुड्स है ही, साथ में शूज भी गुड्स है, क्योंकि उसने शूज बेचा है शोरूम ओनर को। सर आती है बात समझ में? तो देखो, ये है रिबॉक की फैक्ट्री। जहां जूता बनता है, इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर। इसने क्या परचेज किया जूता बनाने के लिए? इसकी परचेजेस क्या हैं? फैब्रिक है, रबर है ना, और एडहेसिव्स हैं, फेविकॉल वगैरह जिससे जूता बनेगा, थ्रेड है, यही तो है। ये सब इसके लिए, ये सब चीजें गुड्स हैं। इसने मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना दिया? शूज। तो ये सेल क्या कर, ये परचेज, और फिर ये सेल्स क्या कर रहा है? शूज। किसको बेच रहा है? ये रिबॉक शोरूम वाले को। बात समझ रहे हैं ना? जी समझ रहे हैं। तो इसके लिए ये जो शूज है फैक्ट्री वाले के लिए, ये भी गुड्स है। शोरूम वाले ने क्या खरीदा? भाई अगर ये सेल कर रहा है तो ये परचेज कर रहा है। सर शूज। बेचा क्या? शूज। तो इसके लिए शूज ही परचेज हो रहा है और शूज ही क्या हो रहा है? सेल। इसने किसको बेचा? कस्टमर को। तो शोरूम वाले के लिए गुड्स है शूज, और मैन्युफैक्चरर के लिए ये भी गुड्स है और शूज भी गुड्स है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आती। हाँ सर आई।
अच्छा, अब यहां से दो बातें सामने आई हमारे, एक परचेज और एक सेल। तो गुड्स क्या, गुड्स वो आइटम हैं जो टेंजिबल हो, जिनको हम छू सकें, है ना, और उनको ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर परचेज और सेल करते हो। तो यहां से हमारी एक बात सामने समझ में आई, अभी हमने सर्विसेज पे तो बात ही नहीं करी है। गुड्स वो फिजिकल, यानी कि वो आइटम है जिसको ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर परचेज और सेल करता हो। यानी कि गुड्स से रिलेटेड अब दो कॉन्सेप्ट और सामने आ गए हमारे, परचेज और सेल। देखो बेटे, जब हम ये समझेंगे ना तभी हमारे अकाउंटेंसी समझ में आएगी आगे डिटेल में। हमें ऐसा अकाउंटेंट बनना है कि जो आराम से बीकॉम कर सके, जो आराम से सीए का कोर्स कर सके, सीएस कर सके, सीएमए कर सके, जहां भी अकाउंटेंसी आए तो वो कहे सर बढ़िया समझ में आया, है ना। वो इसलिए अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगा तो उस पर जैसी भी बिल्डिंग आप बनाएंगे वो सर मतलब देखो, हमने बेस बनाया ये अपनी बिल्डिंग का, 2-3 दिन में हमने बेस तैयार कर दिया और इस पर बिल्डिंग बनाने में 10 साल लगा दिए और पैसा भी बहुत लगाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ठीक है। दूसरे इंजीनियर ने ऐसा बेस बनाया, बड़ा सा स्ट्रांग बेस बनाया और 1 साल लगाया बेस बनाने में, उसके ऊपर उसने अच्छी बिल्डिंग बनाई, बढ़िया बिल्डिंग बनाई। आप बताइए भूकंप आएगा तो कौन सी बिल्डिंग पहले गिर जाएगी? सर ये गिर जाएगी और ये नहीं गिरेगी। तो आपको देखना है कि जब आपकी लाइफ में भूकंप आएंगे तो कैसे गिर जाएगी, आपकी बिल्डिंग गिरेगी या रहेगी, ये आपने देखना है। सर हमारी लाइफ में कौन सा भूकंप आएगा? बेटे आप देखिए, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जॉब चली गई है, तो एम्प्लॉयर ने उन्हीं एम्प्लॉयज को अपने यहां रखा होगा जिनका बेस फंडामेंटल से स्ट्रांग होंगे। तो हमें अपने फंडामेंटल, अपना बेस स्ट्रांग करना है कि अकाउंट्स में कुछ भी हो, अरे हमें पता है, हम ये कहने वाले हों और आगे चलकर हम एक अच्छे से अच्छा कोर्स हम करें। ठीक है सर, अब हम अपना बेस मजबूत करेंगे सर इस बिल्डिंग की तरह। ठीक है, आइए करते हैं। समझते हैं, ये रहा जी। तो गुड्स से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन है, एक परचेजेस। तो अकाउंट में जब भी वर्ड आए परचेजेस और ये ना बताया हो क्या परचेज किया है, तो आप समझ जाइएगा कि बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज किया है। सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल आए, मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन एंड ही परचेजेस ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ ₹2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा है। क्या खरीदा है? सर गुड्स खरीदा है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। और एक फर्नीचर के शोरूम में वो क्या खरीदता होगा? फर्नीचर के शोरूम वाला सर फर्नीचर खरीदता होगा, तो उसके लिए गुड्स है वो, ठीक है। अब मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर खरीदा है, मैंने यहां चेयर खरीदा है, टेबल खरीदा है, बोर्ड खरीदा है ना, और 10 तरह का सोफा सेट खरीदा है। तो क्या मैं इन आइटम्स को बेचता हूं? खरीदा तो है, क्या सेल भी करता हूं? सर नहीं करते, तो मेरे लिए गुड्स नहीं है। परचेज तो किया है मैंने, सेल नहीं करा। गुड्स वही कहलाएगा, ये नहीं कि बस खरीद लिया तो गुड्स है वो। भाई मैंने भी अपने यहां चेयर्स बहुत सारी परचेज की हुई हैं, तो बच्चों को बैठने के लिए, है ना, तो चेयर्स पे ही तो बैठेंगे ना, बच्चे आएंगे तो यहां, तो मैंने उनके लिए चेयर्स परचेज की हैं। तो चेयर्स मैंने परचेज तो की है, बट मेरा काम चेयर को सेल करना नहीं है। मैं ट्रेडिंग नहीं करता इसकी, ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता इसकी। परचेज तो की है, दूसरी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं मैं सेल, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। बट जो फर्नीचर का शोरूम वाला है वो चेयर परचेज भी कर रहा है और चेयर सेल भी कर रहा है, वो सोफा सेट परचेज भी कर रहा है, सोफा सेट सेल भी कर रहा है, ये कहलाएगा गुड्स। ठीक है बेटे, मान लीजिए मिस्टर ए की वाइफ ने कहा कि जी मुझको ना आप गोल्ड नेकलेस दिलवा के दो। वो ज्वेलर की दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने उनको नेकलेस दिलवा के दिया अपनी वाइफ को। तो ये परचेज किया उन्होंने नेकलेस, ये उनके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि ये सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, परचेज कर लिया। बट जो ज्वेलर है उसने नेकलेस परचेज किया या मैन्युफैक्चर किया
और नेकलेस ही सेल किया। उसने गोल्ड परचेज किया, फिर गोल्ड से नेकलेस बनाया, गले का हार बनाया और फिर सेल कर दिया। यानी कि गुड्स वही आइटम गुड्स कहलाएंगे जिसको खरीदना और बेचना आपकी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो। मैंने ये कैमरा जिससे आप मेरी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैंने ये खरीदा, परचेज किया, मेरे लिए गुड्स नहीं है। सर क्या है फिर? बेटा आगे बताऊंगा मेरे लिए क्या है, मैं अभी बताना चाहता हूं गुड्स क्या है। तो मेरे लिए गुड्स नहीं है, बट जिस कंपनी ने या जिस शोरूम वाले ने मुझको ये बेचा, ये कैमरा, उसके लिए गुड्स है, क्योंकि उसने खरीदा भी यही और बेचा भी यही। आपने बेटे अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर है तो बेटे अभी बनाइएगा मत, छोटी उम्र में खतरों से नहीं खेलते। आपने उसको कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर कोई लिपस्टिक, नेल पेंट, ये खरीदवा कर दिया है, तो आपने खरीदा तो है, परचेज तो किया है, बट आप सेल नहीं कर रहे। बट वो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेचने वाला व्यक्ति है, वो खरीदता भी वही है और बेचता भी वही है, तो उसके लिए वो गुड्स है। तो गुड्स क्या चीज है? गुड्स है परचेजेस और सेल्स। ठीक है जी, परचेज और सेल जो हम करें वो गुड्स कहलाएगा। सर मतलब और समझाओ। जैसे परचून की दुकान वाला बिस्किट्स, ऑयल, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, राइस, पल्सेस, ये खरीदता है और फिर ये बेचता है, ये गुड्स है परचून की दुकान वाले के लिए। मोबाइल शोरूम वाला मोबाइल खरीदता है, मोबाइल बेचता है। उसके अदर इक्विपमेंट्स खरीदता है, अदर इक्विपमेंट्स बेचता है। फर्नीचर वाला फर्नीचर बनाता है, फिर बना के बेचता है। तो फर्नीचर बनाने के लिए जो उसने मटेरियल खरीदा वो गुड्स है, जो बेचा यानी कि फर्नीचर, वो भी गुड्स है। कपड़े वाला कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेचता है। कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाने का जो मटेरियल खरीदता है, फिर कपड़ा बना के बेचता है, ये सब गुड्स है। बट मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए, मेरे लिए गुड्स नहीं है। गुड्स वही कहलाएगा जिसमें आप सेल परचेज करते हो। ठीक है सर, सेल परचेज करते हो। परचेजेस को हम परचेजेस ऑफ गुड्स भी बोलेंगे, परचेज ऑफ गुड्स। और सेल्स में सेल्स ऑफ गुड्स। इसमें दो परचेज होंगी। परचेज में दो तरीके से खरीदारी करती है। जब आप खरीद के लाते हैं तो पैसे देकर आते हैं, ये पकड़ पैसे, इंस्टेंट पेमेंट, इसको हम कैश परचेज कहते हैं। इंस्टेंट पेमेंट जहां होती है, ये कैश परचेज है, जहां पर इंस्टेंट पेमेंट होती है। और एक होता है कि भाई अभी पैसे नहीं है तो आप उधार खरीद लेते हैं, उसे हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। पेमेंट टू बी मेड, पेमेंट की जाएगी इन फ्यूचर, जो भी डेट डिसाइड की गई होगी उस पर पेमेंट की जाएगी। इसको उधार कहते हैं, जहां पे उधार माल खरीद लें। ऐसी सेल्स ऑफ गुड्स, दो तरीके की है। कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब है फौरन पैसा मिलना। इसी प्रकार से क्रेडिट पर सेल्स। पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, सॉरी, रिसीव्ड की जाएगी फ्यूचर में, पेमेंट नहीं रिसीव। इसमें पैसा रिसीव होगा ना, माल बेचेंगे तो हमें पैसा देना थोड़ी है, पैसा मिलेगा। आइए हम सेल्स के बारे में बात करते हैं। पहले सर हमें ना गुड्स एक बार और बता दो। ठीक है बेटे, मैं एक बार और बता देता हूं आपको गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स वो फिजिकल, वो टेंजिबल आइटम होते हैं जिनको हम परचेज और सेल दोनों काम करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसका रूप चेंज कर दें। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मैं ट्रेडर हूं तो ये मैं मार्कर खरीदूंगा, कंपनी से मार्कर बेचूंगा, ये मेरा गुड्स है। बट मैं ये मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, इसकी मेरी फैक्ट्री है, इसको मैं बनाता हूं, तो मैंने खरीदा क्या होगा? इसका रिफिल, इसका इंक और प्लास्टिक। रिफिल, इंक और प्लास्टिक से बॉडी बना के इसमें फिट करके मैंने बेच दिया। तो रिफिल, इंक और इसका प्लास्टिक,
ये मेरे लिए गुड्स हैं। और जब मैं इसको बेचूंगा बना के, तो जो चीज मैंने बेची है, ऑल्दो इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। अब ये प्लास्टिक रिफिलिंग की जगह क्या किस नाम से जाना जाएगा? मार्कर के नाम से, पेन के नाम से। तो ये पेन भी मेरा गुड्स है। मैंने खरीदा क्या था? प्लास्टिक रिफिल और इंक, ये भी गुड्स है। और जो मैं बेच रहा हूं वो भी गुड्स है, क्योंकि परचेज मैंने किया कुछ और, बेचा मैंने कुछ और। ये मैन्युफैक्चरर के लिए होगा। बट ट्रेडर अगर मैं हूं, ट्रेडर समझ रहे हैं ना? हाँ सर समझ रहे हैं हम, इतनी बार ना समझाओ, इतना बच्चा मत समझो। ओके, फिर मैं अपनी मन की तसल्ली के लिए, अगर मैं ट्रेडर हूं, मैं ये पेन खरीदूंगा, यही पेन बेचूंगा, ये मेरे लिए गुड्स है। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं पहले रॉ मटेरियल खरीदूंगा फिर बेचूंगा, ये मेरे लिए गुड्स है। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो गुड्स, बात समझ में आती है। गुड्स के बारे में सर समझ में आती है बात। अभी हमारे गुड्स का टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी गुड्स का टॉपिक चलेगा। मैं थोड़ा सा ना क्रेडिट सेल के ऊपर बात करना चाहता हूं। क्रेडिट सेल, ये हमारा भी कॉन्सेप्ट 2 ही चल रहा है। उधार सेल, या आप कह दीजिए उधार बिक्री। ओके, ठीक ठीक है सर, फाइन। तो उधार सेल जो आपने किया है, अब उधार जब सेल करेंगे, ये हमारी मैसर्स एबीसी, ठीक है, ये फर्नीचर का, इनका बिजनेस है फर्नीचर। और ये है मिस लैला। मैसर्स एबीसी ने इनको फर्नीचर बेचा है। मैसर्स सर कहां लगाते हैं अभी बताऊंगा मैं, मैसर्स कहां लगाते हैं ये वर्ड भी मैं बताऊंगा आगे चल के। इन्होंने इनको गुड्स बेचा, सेल्स, इस फर्म ने इनको सेल बेचा, मैं इसको फर्म बोल देता हूं अभी, फर्म सेल्स बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स ₹2 लाख। ये नहीं बोलेगा सेल्स ऑफ फर्नीचर, इसके लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है। सेल्स ऑफ गुड्स ₹2 लाख। और ये जो बेचा मिस लैला को, इन्होंने उधार बेचा और बेच दिया, मतलब सामान बेच दिया। और इनसे कहा कि भाई आप 1 महीने के बाद हमें पैसे दे देना। मिस लैला, लैला ने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगी। तो लैला पता है क्या हुई? केस 1। अगर हमने बस इनको माल बेच दिया गुड फेथ में, भाई ये ले जाओ माल, ये रहा बिल, आप 1 महीने बाद पैसे दे देना। और ये जो मिस लैला ही हमारी जानकार हैं, हमारे अच्छे कस्टमर्स में से एक है, रेगुलर कस्टमर है। तो मिस लैला इज आ डेटर, इसको हम आगे से डेटर के नाम से जानेंगे, जिसको उधार माल बेचा जाता है। डेटर का क्या मतलब है? जिसको उधार सेल की जाती है उसे बोलते हैं हम डेटर, एक नाम से बोलते हैं। हो सकता है ना मैंने तो लैला, पता नहीं ऐसी कितने लोग हों जिनको मैं उधार सामान बेचता हूं। बहुत सारे मेरे कस्टमर हो सकते हैं ना, किसी को कैश में बेचता हूँ, किसी को उधार बेचता हूँ मैं। हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो जिसको मैं उधार सामान बेचूंगा उसको मैं डेटर के नाम से संबोधित करूंगा। मतलब सर बेटे, जैसे मैंने ये कहा ना कि जिस चीज को मैं खरीदता हूं, मैंने फर्नीचर है, अब फर्नीचर में चेयर है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, जितने भी। अब मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा कि मैंने बेड खरीदा है, मैंने चेयर खरीदी है, मैं बोलूंगा मैंने गुड्स खरीदा है, परचेज की है। जब बेचूंगा तो बोलूंगा सेल की है। कैश में बेचा है तो ठीक, उधार बेचा है तो बोलूंगा जिसको बेचा है उसको मैं डेटर के नाम से एड्रेस कर, ऑल्दो रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, कैसे कितने लोग हैं जिनको मैंने उधार माल बेचा है, उनका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। मगर जब उन सबको एक नाम से बोलूंगा तो वो एक नाम जो मैं अकाउंट्स में उनको दूंगा वो नाम दूंगा डेटर। हो सकता है कि जिनको मैं सामान बेच रहा हूं ऐसे मेरे 100 लोग हों। हाँ सर हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर ऐसे 100 लोग हैं मेरे जिनको मैंने 1 साल में सामान बेचा है, ऐसे 100
कस्टमर्स हैं मेरे, तो उन 100 कस्टमर्स को मैं नाम दूंगा, जैसे मैंने मिस लैला को नाम दिया, सबको एक नाम दूंगा डेटर्स, यानी कि अकाउंट में सबका एक ही नाम होगा डेटर्स। हाँ, डेटर की मैं एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, एक लिस्ट बना लूंगा, लैला, सुमिता, सुरेश, विनीता, मैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ए प्राइवेट लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड, जितने भी मेरे कस्टमर है जिनको मैंने उधार माल बेचा है, उन सब की एक लिस्ट जरूर बनाऊंगा मैं। मगर उनके टोटल को, मान लो मैंने जैसे इनको 2 लाख का माल बेचा है, मैंने ऐसे 100 और लोगों को माल बेचा है और सबको मिला के 20 लाख का सामान बेचा है मैंने, तो उस 20 लाख के अमाउंट को मैं डेटर बोलूंगा। अभी फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में मेरा डेटर कौन है? लैला। जिसको भी उधार माल बेचा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। सर समझे? सबसे पहले मैंने बताया कि एक बिजनेस में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं गुड्स से रिलेटेड और सर्विसेज से। हमने सर्विसेज को आज छोड़ दिया, हमने बात करी गुड्स पर। गुड्स से रिलेटेड हमने ये बात की कि एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर जिस फिजिकल टेंजिबल आइटम को सेल परचेज करता है, मतलब परचेज करता है और सेल करता है, एक बिजनेसमैन, उसको हम गुड्स कहते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स 2 तरीके का हो सकता है, खरीदने वाला अलग, बेचने वाला अलग, क्योंकि खरीदेगा कुछ फिर उसको बना के कुछ और बेचेगा। जैसे फर्नीचर वाला खरीदेगा वुड, प्लास्टिक, रबड़, फेविकॉल, फोम, बेचेगा फर्नीचर, तो उसके लिए गुड्स है। मगर जो ट्रेडर है, जो सामान खरीदेगा वही बेचेगा, उसके लिए गुड्स एक ही है, खरीदने वाला भी वही है और बेचने वाला भी फिर वही सामान है। जैसे मैंने बताया ग्रोसरी शॉप वाला, वो बिस्किट और अलग अलग चीजें जो दुकान में है, राइस, पल्सेस, एडिबल ऑयल, ये सब खरीदेगा और यही सब बेचेगा, ये उसके लिए गुड्स है। बट जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका फॉर्म चेंज करके फिर बना के कुछ और बेचेगा। जैसे मैंने रिबॉक के शोरूम के फैक्ट्री वाले का एक एग्जांपल दिया, मैंने फर्नीचर का एक एग्जांपल दिया, है ना। तो गुड्स मैंने बताया। फिर मैंने बताया गुड्स किस आइटम को कहते हैं? जिस चीज को ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर परचेज और सेल करते हैं। तो यहां से 2 वर्ड सामने आए, परचेज और सेल। फिर मैंने बताया कि परचेज और सेल्स 2 तरीके की होती है, कैश और क्रेडिट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही। हाँ सर समझ में आ रही। अब इसके अंदर क्रेडिट सेल, सर क्या? क्रेडिट सेल, जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं, जिसको भी हम बेच रहे हैं, तो वो हमारा डेटर कहलाएगा। केस 2, इनको हम जानते नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि लैला पैसे देगी या नहीं, या बेवफाई तो नहीं कर देगी लैला। तो हम लैला से कहते हैं आप हमें लिख के दे दो। सपोज मैसर्स एबीसी demands that firm will sell goods, but when she makes promise in writing to pay, मतलब वो लिख के दें कि हाँ वो पेमेंट कर देंगी, हमें भरोसा नहीं है उन पे, कब वो बेवफाई कर दे। लैला ने कहा ठीक है मैं लिख के दे देती हूं, बताओ कहां लिखवाना है। हमने कहा एक कोरे कागज पे अपना नाम लिख दो। उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं पूरी इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जो आप आगे चलकर सीखेंगे। एक चैप्टर है आपके यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आप सीखेंगे डिटेल में। ओके, तो उसमें हम डिटेल में सीखेंगे। साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है इसके बारे में वो भी देखेंगे हम। अभी इतनी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते। मतलब लैला लिख के दे देगी हाँ इन्होंने मुझको सामान बेचा है, फर्म मैसर से भी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2 लाख ऑन दिस डेट एंड आई विल पे ऑन दिस डे, और यहाँ पे लैला जो है वो साइन कर देगी। और हो सकता है कि यहाँ पे हम एक डाक स्टैम्प टिकट लगवा लें, थंब इंप्रेशन ले लें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगवा लें साथ में, ताकि लैला को ट्रेस करना पॉसिबल हो सके। ठीक है जी, ये सब हमने ले लिया, एक प्रूफ बनवा लिया हमने बस। अब ये जो लैला अभी डेटर हम इसको कह रहे थे, अब ये जो हमने प्रूफ लिया है इसको हम बिल कहते हैं, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट में BR बोल देते हैं, बिल्स रिसीवेबल। नाउ लैला is termed as
लैला का मतलब डेटर। अब ये डेटर नहीं कहलाएगी, अब ये डेटर नहीं कहलाएंगी लैला, अब ये क्या कहलाएंगी? बिल रिसीवेबल। यानी कि जिसको हमने उधार माल बेचा है उसको या तो हम डेटर कहेंगे, और अगर हमने उससे लिखित में बिल ले लिया है, वादा उससे लिखित में ले लिया है, तो फिर हम उसको बिल रिसीवेबल कहेंगे। आगे चलकर हम इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिक में हम क्या सीख रहे हैं, जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो दो चीजें सामने आएंगी। अगर हम लिखित में कुछ नहीं ले रहे हैं, गुड फेथ में बेच रहे हैं, तो वो हमारा डेटर है, और लिखित में ले रहे हैं कि हाँ भाई लिख के दो कि तुम इस दिन पेमेंट कर दोगे, साथ में और चीजें भी लेंगे प्रूफ के तौर पर, तो हम उसको बिल रिसीवेबल कहेंगे। तो हमारे सामने दो चीजें आई बेटे, उधार सेल में डेटर और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल। दोनों के टोटल को हम अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। बहुत सारी जगह पर बुक्स में इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल भी होगा, इसी को हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है सर, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर अभी हम देख लेते हैं क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के साथ साथ। आइए अब हम क्रेडिट परचेज देखते हैं। जिस तरीके से क्रेडिट सेल दो तरीके की है दोस्तों, उसी प्रकार क्रेडिट परचेज भी दो तरीके की है। एक है कैश परचेज, जैसे परचेज मैंने बताया, परचेज दो तरीके की है, परचेज ऑफ गुड्स। अभी मैंने बताया था सेल्स दो तरीके की है, परचेज भी दो तरीके की, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्रेडिट परचेज किसे कहते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब है उधार सामान खरीदना, उधार गुड्स खरीदना, इसे हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। जब आप उधार बाइंग करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कहेंगे। मान लीजिए यह है मैसर्स XYZ, ये एक फर्म है, इन्होंने सामान खरीदा है मिस्टर मजनू से, मतलब मजनू से खरीद रहे हैं ये और लैला को बेच रहे हैं, इनसे उधार खरीद के इनको बेच रहे हैं। क्रेडिट परचेज, XYZ ने क्रेडिट परचेज करी है, उधार सामान खरीदा है, कितने का? 1 लाख रुपए का। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। हाँ सर, बढ़िया से समझ में आ रही है। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है XYZ ने, 1 लाख रुपए में इन्होंने जो सामान खरीदा है XYZ ने, हाँ सर हो गया, ये खरीदा उधार। तो पता है अब क्या होगा? मिस्टर मजनू, मैं मिस्टर मजनू के लिए बात कर रहा हूं, या मैसर्स XYZ, मैसर्स XYZ के लिए जो मिस्टर मजनू है, इनको अब इनको पैसे देने। तो पता है मिस्टर मजनू क्या है? मिस्टर मजनू इज अ क्रेडिटर फॉर मैसर्स XYZ। यानी कि जब आप उधार माल बेचेंगे तो कस्टमर कहलाएगा डेटर, और जब आप उधार माल खरीदेंगे तो आपका सप्लायर कहलाएगा क्रेडिटर। जैसे लैला कस्टमर थी, वैसे ही मिस्टर मजनू क्या है? सप्लायर। ऐसे ही मिस लैला क्या थी यहां पर? कस्टमर। कस्टमर कहलाएगा उधार सामान खरीदने वाला डेटर, और उधार माल बेचने वाला सप्लायर कहलाएगा आपको क्रेडिटर। तो मिस्टर मजनू क्या है? मिस्टर मजनू इज अ क्रेडिटर। अगर इन्होंने आपको सामान बेच दिया है आपकी फेस वैल्यू पर, मतलब ये आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं, इनके और आपके बीच में डीलिंग चलती रहती है, तो ये आपके क्रेडिटर कहलाएंगे। और हो सकता है मिस्टर मजनू एक कंडीशन रख दें दैट he will sell if Messrs XYZ make promise to pay in writing। जैसे हमको लैला पे यकीन नहीं था, मजनू को हम पे यकीन नहीं है, तो कह रहा है लिख के दे दो। हमने कहा ठीक है, जैसे लैला ने हमको लिख के दिया था, मैसर्स XYZ ने इनको लिख के दे दिया। तो ये जो बिल है अब
ये कहलाएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल और बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर, इन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं अकाउंट पेबल या ट्रेड पेबल। आइए मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं मैंने क्या पढ़ाया है, उसकी समरी बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे कितना चलना है हमको। आइए मैं समरी बनाता हूं। आज की क्लास की समरी हमारी, हमने क्या पढ़ा। नंबर 1 हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होगी तो ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, होगी तभी फाइनेंशियल, और मॉनेटरी होनी चाहिए तो ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन जनरली रिलेटेड होती है, ट्रांजैक्शन ऑफ, सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज से, जिसमें से हमने सर्विसेज के बारे में कोई बात नहीं करी। गुड्स किसे कहते हैं? जिसको परचेज और सेल किया जाए। परचेज और सेल कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। परचेज और सेल कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, एक कैश और एक क्रेडिट। एक कैश और एक क्रेडिट। हमने कैश के बारे में कोई बात नहीं की आज। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के बारे में बात की। क्रेडिट सेल जिसको हम करेंगे उसको हम बोलेंगे कस्टमर। क्रेडिट परचेज जिससे हम करेंगे उसे हम बोलेंगे सप्लायर। सप्लायर ऑल दो सारे हैं, बट सप्लायर जो कैश हमसे परचेज कर रहे हैं, जिससे हम कैश परचेज कर रहे हैं वो भी हमारा सप्लायर है। जिससे हम कैश सेल कर रहे हैं वो भी हमारा कस्टमर है। बट इस कस्टमर को हम नया नाम देंगे डेटर। ये सिर्फ कस्टमर है, इसको हम डेटर नाम नहीं देंगे। ये सिर्फ सप्लायर है जिससे हम कैश परचेज कर रहे हैं, मगर जिससे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसको हम सप्लायर के साथ साथ जो अकाउंटिंग नाम है वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर प्लस प्लस अगर लिखित में ले लिया है तो ये डेटर बन जाएगा बिल रिसीवेबल, और इससे लिखित में दे दिया है इसको तो ये बन जाएगा बिल्स पेबल। तो जिन कस्टमर को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर या बिल्स रिसीवेबल हैं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हैं। और जिन सप्लायर से हम उधार माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं। अगर हमने उनको बिल दिया है तो बिल्स पेबल है, बिल नहीं दिया है तो वो हमारे क्रेडिटर हैं। आज की क्लास में हमने इतना ही सीखा है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। आने वाली क्लासेस में हम गुड्स से रिलेटेड स्टॉक क्या चीज होती है, एसेट्स क्या चीज होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, वो हम आने वाली क्लासेस में हम चीजों को देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारी ये 12 क्लास टोटल होंगी, 12 से 15 क्लास, 1 घंटे से कम की क्लास होगी, और इसको आप अच्छे से देख लें तो आपको सारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स में। अभी हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये एक जर्नल क्लास है। ये 11th 12th बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए सभी स्टूडेंट देख सकते हैं।